आसमान में जब दुनिया की सबसे आधुनिक युद्ध मशीनों की बात होती है तो तीन नाम लगातार चर्चा में आते हैं। रूस का Su-57, अमेरिका का F-35 और चीन का J-20। तीनों ही विमान पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन तीनों की डिजाइन, सोच और युद्ध रणनीति अलग अलग है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इनमें से कौन सबसे तेज है या कौन सबसे ज़्यादा हथियार ले जा सकता है। असली सवाल है, अगर आधुनिक युद्ध के मैदान में Su-57, F-35 और J-20 आमने सामने आते हैं तो किस विमान को बढ़त मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं रूस के Su-57 की। Su-57 रूस का पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। इसका नाटो नाम फिलॉन है। इसे मुख्य रूप से एयर सुपीरियरिटी और ज़मीन पर हमला करने जैसे कई मशीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। Su-57 की सबसे बड़ी खासियतों में इसकी मैन्यूवरबिलिटी यानी हवा में बेहद तेज़ी से दिशा बदलने की क्षमता शामिल है। विमान में थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण यह मुश्किल एयर मैन्यूवर कर सकता है। लेकिन Su-57 की कहानी सिर्फ मैन्यूवरबिलिटी तक सीमित नहीं है। विमान को स्टेल्थ क्षमता भी दी गई है। इसके डिजाइन में रडार क्रॉस सेक्शन कम करने की कोशिश की गई है और कई हथियारों को आंतरिक हथियार बे में रखा जा सकता है। यही वह जगह है जहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं है। कोई भी आधुनिक लड़ाकू विमान पूरी तरह गायब नहीं हो जाता। स्टेल्थ तकनीक का उद्देश्य दुश्मन के रडार के लिए विमान को पहचानना और ट्रैक करना कठिन बनाना है। अब आते हैं अमेरिका के F-35 लाइटिंग पर। F-35 की सबसे बड़ी ताकत उसकी केवल स्टेल्थ क्षमता नहीं, बल्कि उसका पूरा सेंसर और नेटवर्क सिस्टम है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि विमान अलग अलग सेंसर से मिलने वाली जानकारी को एक साथ जोड़कर पायलट को युद्ध क्षेत्र की ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर दे सके। यानी F-35 का दर्शन यह है कि सिर्फ दुश्मन के करीब जाकर लड़ना ही जरूरी नहीं है। अगर आप दुश्मन को पहले पहचान लेते हैं, उसकी स्थिति समझ लेते हैं और अपने दूसरे सैन्य प्लेटफार्म के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं, तो आपको बड़ी बढ़त मिल सकती है। यही वजह है कि F-35 को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या F-35 Su-57 से ज़्यादा खतरनाक है। इसका सीधा जवाब देना तो मुश्किल है। अगर मुकाबला लंबी दूरी के आधुनिक नेटवर्क वाले युद्ध में हो तो F-35 की सेंसर फ्यूजन और नेटवर्किंग क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन अगर बात बेहद करीब की एयर कॉम्बैट यानी डॉग फाइट तक पहुंच जाए तो Su-57 की मैन्यूवरबिलिटी उसकी बड़ी ताकत बन सकती है। अब तीसरे खिलाड़ी पर आते हैं, चीन का J-20। J-20 चीन का लंबी दूरी के मिशनों पर केंद्रित पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इसकी डिजाइन में सामने से आने वाले रडार सिग्नल को कम करने
और लंबी दूरी के एयर कॉम्बैट मिशनों पर विशेष जोर दिखाई देता है। J-20 की एक खासियत इसका बड़ा एयर फ्रेम और लंबी दूरी को हथियारों को ले जाने की क्षमता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दुश्मन के महत्वपूर्ण एयर प्लेटफार्म और लंबी दूरी के लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। यानी तीनों विमानों की सोच अलग अलग है। Su-57 मैन्यूवरबिलिटी और बहुउद्देशीय क्षमता अपने पास रखता है, वहीं F-35 स्टेल्थ सेंसर फ्यूजन और नेटवर्किंग का बादशाह है। तो J-20 स्टेल्थ और लंबी दूरी के एयर कॉम्बैट पर जोर देता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, रडार। आधुनिक एयर बार में यह जरूरी नहीं कि जो विमान सबसे तेज हो वही जीत जाए। असली सवाल है कि कौन पहले दुश्मन को देखता है, कौन पहले सही जानकारी प्राप्त करता है और कौन पहले प्रभावी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आज के युद्ध में AWACS विमान, ग्राउंड रडार, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और डेटा लिंक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना खुद फाइटर जेट। अब हथियारों की बात करें तो Su-57 अलग अलग हवा से ज़मीन पर हमला करने वाले हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इसके आंतरिक हथियार बे का उद्देश्य स्टेल्थ प्रोफाइल को बनाए रखते हुए हथियार ले जाना है। F-35 भी अपने हथियारों को आंतरिक रूप से ले जा सकता है, जरूरत पड़ने पर बाहरी हार्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके ज़्यादा हथियार भी ले जा सकता है, लेकिन इससे स्टेल्थ प्रोफाइल प्रभावित हो सकती है। J-20 को भी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है और यही इसकी रणनीतिक भूमिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब आते हैं स्पीड पर। Su-57 की अधिकतम गति लगभग मैच 2 के आसपास बताई जाती है, वहीं F-35 की अधिकतम गति लगभग मैच 1.6 है और J-20 की वास्तविक अधिकतम गति को लेकर सार्वजनिक स्रोतों में अलग अलग दावे मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी सिर्फ स्पीड देखकर फैसला करना गलत होगा। आज के एयर कॉम्बैट में किसी विमान की गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी सेंसर क्षमता, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, स्टेल्थ डेटा लिंक और पायलट को मिलने वाली जानकारी। और यही कारण है कि किसी एक विमान को बिना वास्तविक युद्ध के निश्चित रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर कहना सही नहीं होगा। तो सवाल अब भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत लंबे समय से रूस के साथ रक्षा सहयोग करता रहा है और भारतीय वायुसेना के पास रूसी मूल के कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन Su-57 को लेकर भारत की भूमिका अलग रही है और भारत ने रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर अतीत में सहयोग भी किया है। आज भारत के लिए 5वीं पीढ़ी की एयर पावर का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन तेजी से अपने J-20 जैसे विमानों की संख्या और क्षमता बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन से आधुनिक लड़ाकू विमान हासिल कर रहा है। ऐसे में आने वाले वर्षों में एशिया का एयर पावर बैलेंस सिर्फ संख्या से तय नहीं होगा, इसमें स्टेल्थ मिसाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेटवर्किंग की भूमिका लगातार बढ़ेगी। तो आखिरकार कौन सबसे खतरनाक है? अगर आप मैन्यूवरबिलिटी और बहुउद्देशीय क्षमता को प्राथमिकता देते हैं तो Su-57 बेहद ही खतरनाक प्लेटफार्म है। अगर आप स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क केंद्रित युद्ध को प्राथमिकता देते हैं तो F-35 को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। और अगर बात लंबी दूरी के एयर कॉम्बैट और चीन की तेजी से बढ़ती
5वीं पीढ़ी की एयर पावर की हो तो J-20 एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी है। लेकिन आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा सच यही है, जंग सिर्फ फाइटर जेट नहीं लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं रडार, मिसाइल, सेटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, डेटा नेटवर्क, पायलट प्रशिक्षण और सबसे बढ़कर पूरी सैन्य व्यवस्था। इसलिए यस Su-57, F-35 और J-20 में किसी एक को बिना परिस्थितियां बताए सबसे ताकतवर कहना सही नहीं होगा। एक बात जरूर साफ है, आने वाले वर्षों में आसमान की लड़ाई पहले से कहीं ज़्यादा हाईटेक होने वाली है और इस नए एयर बार में सवाल यह नहीं होगा कि किसके पास सबसे तेज फाइटर हैं, बल्कि सवाल होगा कौन दुश्मन को सबसे पहले देखता है, कौन सबसे पहले फैसला लेता है और कौन सबसे पहले हमला करता है। यही आधुनिक स्टेल्थ युद्ध की असली ताकत होगी।